सो नेक्स्ट टॉपिक इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज है। इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। नाउ व्हाई द अनदर नेम ऑफ ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर, क्योंकि जो राइप शुगर होते हैं, जो पके हुए ग्रेप्स होते हैं, जो राइप्ड ग्रेप्स होते हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में होता है ग्लूकोज। और कहाँ कहाँ पे होती है इसकी अकरेंस? देन इट इज़ प्रेजेंट इन हनी और भी बहुत सारे स्वीट फ्रूट जैसे कि मैंगोज, एप्पल्स, पीच वगैरह में होता है। और ह्यूमन ब्लड में जो इसकी कंसंट्रेशन है दैट इज़ 60 to 100 मिलीग्राम पर 100 cc। और कंबाइंड स्टेट में ग्लूकोज किस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इन कॉन्टिन्यूशन विद ग्लूकोज कि हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सो प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए दो वेज हैं। एक होता है जिस वे में आप लैब में बनाते हो, दैट इज नॉन एज लैब प्रेपरेशन, एंड सेकेंड वन इज कमर्शियल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जब आप कमर्शियल लेवल पे यानी कि इंडस्ट्री लेवल पे बल्क क्वांटिटी में बनता है तब कैसा मेथड अपनाया जाता है। सो फर्स्ट इज लैब प्रेपरेशन। तो लैब प्रेपरेशन में क्या किया जाता है? सुक्रोज लेते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो आपके पास दो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, वन इज ग्लूकोज, सेकेंड वन इज फ्रक्टोज। नाउ इन इंडस्ट्री क्या किया जाता है? इंडस्ट्री में ली जाती है स्टार्च। ये स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5। सो दिस इज स्टार्च। और स्टार्च के साथ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की हम करते हैं हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो स्टार्च से क्या बन जाते हैं? n नंबर ऑफ ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज अभी बना है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब वो न्यूट्रलाइज किया जाता है उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है। तो ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, फिर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है विद एनिमल चारकोल। और जो प्रेशर होता है दैट इज रिड्यूस्ड प्रेशर। तो जब ये कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं तो हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसका वाइट कलर होता है, ये सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, इट इज सॉलेबल इन वाटर। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अल्कोहल में, तो अल्कोहल में सॉलेबिलिटी एज कम्पेयर टू वाटर काफ़ी कम है और ईथर में तो ये बिल्कुल इनसॉलेबल है। अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो येस, डेक्सट्रोज ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव। और जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन हो रही है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दैट्स वाई द नेम इज डेक्सट्रोज। नाउ कंपैरिजन ऑफ स्वीटनेस। कंपैरिजन ऑफ स्वीटनेस में अगर हम ग्लूकोज का कंपैरिजन करें विद टेबल शुगर, तो टेबल शुगर बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। तो अगर उसका 3/4 पार्ट आप लोगे, 3/4 जो स्वीटनेस है वो स्वीटनेस है हमारे ग्लूकोज की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये मैंने खोल के लिखी है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बाकी जो 5 कार्बन है उनके साथ OH ग्रुप्स होते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और बाकी सारी क्या हैं? दे आर सेकेंडरी अल्कोहल्स। सो ये है जी इलेबोरेटेड फॉर्म में ग्लूकोज। अब आपको नजर आ रहा है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड भी है। तो अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस को ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ग्लूकोज वो रिएक्शंस भी देगा दैट इज ड्यू टू CHO ग्रुप। देन क्योंकि इसमें अल्कोहलिक OH ग्रुप है तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। और थर्ड कैटेगरी है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब कि हमने एसिड डाला तो क्या बना, अल्कली डाली तो क्या बना, और अगर इसकी फर्मेंटेशन की तो क्या बना। अब करते हैं रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है तो ये 6 कैटेगरी के रिएक्शन है ये देगा। फॉर एग्जाम्पल इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे कि नॉर्मल एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, इट विल रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन। इसकी रिडक्शन भी होएगी, इसकी ऑक्सीडेशन भी होएगी और इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स इट शोज इट्स रिड्यूसिंग करेक्टर। जब हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप तो उसमें ये 3 कैटेगरी देखेंगे, एसिटाइलेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसेड्स।
अदर रिएक्शन हम देख चुके हैं, एसिड, अल्कली और फर्मेंटेशन। सो नेक्स्ट है जी रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे कि हमने देखा कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, तो रिएक्शन विद HCN। अब जैसे ही रिएक्शन विद HCN होएगा तो HCN क्या करेगा कि जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पे रिएक्ट कर जाएगा, तो हाइड्रोजन O के साथ अटैच हो जाएगा और साइनाइड कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका एडिशन कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे। सो ये C डबल बॉन्ड OH जो है दैट विल बी बीइंग कन्वर्टेड इनटू COH CNH, इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो बाकी जितना भी पार्ट है उसको मैंने ऐसे ही चेन की फॉर्म में शो कर दिया, दैट मीन्स CHO के अलावा जो बाकी पार्ट है दैट रिमेन्स इंटैक्ट, वहां पे कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं हो रही, जो भी हो रहा है दैट इज अकरिंग अराउंड CHO ग्रुप। सेकेंड इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। नाम के लिए हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH, अमीन रेफर्स टू NH2। तो जब भी हमने एल्डिहाइड में ये रिएक्शन पढ़े हैं, व्हेन वी रिएक्ट एल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सिल अमीन, तो क्या होता है, वाटर निकलता है यूजिंग H2O, और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O होता है वहां पे C डबल बॉन्ड N और साथ में अटैच हो जाता है OH। तो पहले ये होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, और जब ये वाटर एलिमिनेट होके NOH अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइन। तो क्योंकि ये ग्लूकोज से बना तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज एक्साइन। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज फिनाइल हाइड्राजीन। तो पहले फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला देखते हैं। फिनाइल इज C6H5, हाइड्राजीन होती है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2। तो हाइड्राजीन जब फिनाइल के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी मेंटेन करनी है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। अगर हम इसको एल्डिहाइड यानी कि अपनी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो अगेन O एंड H2 वाटर निकल जाएगा, बाकी क्या बच गया, ये ग्लूकोज का बाकी पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जो 5 कार्बन और साथ में OH ग्रुप और हाइड्रोजन है, तो ये आ गया CH। अब जहां से डबल बॉन्ड O गया था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड N। ऊपर क्या रह गया था डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड N NH और साथ में फिनाइल ग्रुप। क्योंकि फिनाइल हाइड्राजीन से बना है तो इट विल बी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। हाँ जी, अगर तो आपने फिनाइल हाइड्राजीन के कम मॉलिक्यूल लिए हैं तो सिंपली ये फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा और रिएक्शन विल स्टॉप। लेकिन अगर आपने फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस में ली है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज ओसाजोन। सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc सेमेस्टर 6, आपने सेमेस्टर 4 में डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पार्ट किया होगा, जिसमें आपको लैब में ग्लूकोज दिया जाता है और उसका आप डेरिवेटिव बनाते हो, और जो बहुत फेमस डेरिवेटिव है उसको हम कहते हैं ओसाजोन। तो यहाँ पे उसी डेरिवेटिव को थोड़ा डिटेल में किया जा रहा है। सो व्हाट हैपन्स, अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन को एक्सेस में लेते हो तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट विल एंड एज ए ओसाजोन। अब ये जो ओसाजोन है ये कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं, जितने भी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, तो ये जो 3 कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं ये ओसाजोन बनाते हैं। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन, अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो ओसाजोन फॉर्मेशन में 2 तरह की मैकेनिज्म है। एक को हम कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म। क्लासिकल का मतलब होता है पुरानी, और सबसे पहले जिसने दी थी दैट वाज फिशर, इसका पूरा नेम है E. फिशर, तो इसको हम फिशर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। सो फिशर मैकेनिज्म और क्लासिकल मैकेनिज्म वन एंड द सेम थिंग। सेकंड है, क्योंकि इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, उन शॉर्ट कमिंग्स उन कमियों को पूरा करती है जो नेक्स्ट मैकेनिज्म आती है, एंड दैट वाज मॉडर्न मैकेनिज्म, और साइंटिस्ट था विगेंड। अब हम आते हैं फिशर मैकेनिज्म की तरफ। तो फिशर मैकेनिज्म में स्टेप्स ये एक बार हम देख लेते हैं। सो क्या होता है, हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में पहले तो हम ये ओसाजोन देख लेते हैं। ये ग्लूकोज लिया, 3 मॉलिक्यूल हमने ऐड किए, तो जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं 3 में से 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं एट कार्बन नंबर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो जो CHO है वहां पे क्या बन जाता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फिनाइल हाइड्राजीन है, तो एक तो वो आ गया हाइड्रोजन। सेकेंडली जो सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप था वहां पे भी रिमूव होके क्या आ जाता है, ये फिनाइल हाइड्राजीन का ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन जिसको आप कह सकते हो। सो ओसाजोन में क्या होता है कि 6 कार्बन में से 4 बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, और 2 में कौन से ग्रुप आ जाते हैं, डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब ये जो तीसरा मॉलिक्यूल हमने यूज किया था दैट विल बी रिमूव्ड एज, ये क्या है, ये एनालिन है और साथ में निकल जाएगा अमोनिया।
क्योंकि ये जो तीसरा मॉलिक्यूल भी आपने लिया है इसमें फिनाइल भी है, फिनाइल इधर चला गया, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है NH एंड NH2, तो एक NH2 एनालीन की फॉर्म में निकल जाएगा और दूसरी जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। सो ये था ओसा जोन। अगेन अब हम फिशर मैकेनिज्म को करने जा रहे हैं। तो फिशर ने बोला कि एक्चुअली में ये क्या होता है। सो ये है आपका डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल आया, जैसे कि हम पीछे कर चुके हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप का क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन, ये बन गया। उसके बाद क्या आता है, सेकंड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है ये अपना रोल रिवर्स करेगा। रोल रिवर्स करने का मतलब दैट नॉर्मली फिनाइल हाइड्राजीन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इस स्टेप में इट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए। और यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस कंटेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, किसने रिमूव करवाए, इस फिनाइल हाइड्राजीन ने। पर यहाँ पे क्या आ गया, आपका कीटोनिक ग्रुप। सो आपको पता होगा कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड बनती है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कीटोन बनती है। नाउ दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये किस में ऑक्सीडाइज होगी, कीटोन में। इससे उल्टा होता है, अगर इसमें आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो तो जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यहाँ पे आ गया कि हमने ऑक्सीडाइज उसको करवा दिया। सो 1 मॉलिक्यूल इज एडेड, सेकेंड मॉलिक्यूल इज एडेड। अब हमने ऐड किया तीसरा मॉलिक्यूल। जैसे ही हमने ऐड किया तीसरा मॉलिक्यूल, तो जैसे पहले स्टेप में CHO के पास C डबल बॉन्ड OH के साथ ये फिनाइल हाइड्राजीन के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में निकल गए थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि डबल बॉन्ड O की जगह पे बाकी सारा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ओसा जोन। अब इसकी कुछ कमियां हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फिशर मैकेनिज्म। हाँ जी, सो ये हमने स्टेप्स अभी देख लिए थे कि फिनाइल हाइड्राजीन 3 मॉलिक्यूल लगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, सेकंड मॉलिक्यूल ने ऑक्सीडेशन की और तीसरा मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O पे अटैच होके ओसा जोन बन गया, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लिमिटेशंस क्या हैं, 2 कमियां हैं, 2 शॉर्ट कमिंग्स हैं। पहले तो हम देख चुके हैं कि ये जो फिनाइल हाइड्राजीन जो हम स्टेप 2 में ऐड करते हैं, जिसकी बेसिक नेचर एक रिड्यूसिंग एजेंट की है, तो क्यों इस स्टेप में इट इज एक्टिंग एज ए OA, मीन्स वाई इट इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिनाइल हाइड्राजीन। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इतनी लंबी चेन है कार्बन एटम्स की, चलो फर्स्ट केस में एल्डिहाइड रिमूव हो गया, सेकेंड केस में OH, तो बाकी भी तो 4 कार्बन है, उनके साथ भी तो OH है, तो क्यों ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो गया। सो सेकेंड लिमिटेशन इज कि बाकी 4 कार्बन एटम्स क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए। तो इन दोनों लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए नेक्स्ट मैकेनिज्म आई, दैट वाज मॉडर्न मैकेनिज्म। सो इन कमियों को पूरा करने के लिए नेक्स्ट मैकेनिज्म आई, ये जो गिवन है मॉडर्न मैकेनिज्म। इसमें एक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होती है जिसको कहते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट। सो होता क्या है इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, यानी कि मॉडर्न मैकेनिज्म क्या कहती है कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपने फिनाइल हाइड्राजीन लिया, वो रिएक्ट कर गया CHO ग्रुप, किसका CHO ग्रुप है, ग्लूकोज का। जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, टॉटोमरिज्म आ जाती है, राइट। सो हम अब इसको इधर देखते हैं। सो दिस इज ग्लूकोज, ये फिनाइल हाइड्राजीन आई, तो ये बन गया पहले जैसे हाइड्राजोन बनता है, लेकिन हाइड्राजोन के इमीडिएटली साथ ही टॉटोमरिज्म हो गई। टॉटोमरिज्म में आपको पता है कि हाइड्रोजन की माइग्रेशन होती है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन से नाइट्रोजन के पास चला गया, तो यहाँ पे बन गया NH। सो दिस इज CH, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये पाई बॉन्ड यूज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH बॉन्ड। सो CHN सिंगल बॉन्ड आ गया, साथ में आ गया NHC6H5। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन जा रहा है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन वाला है उसको यूज किया जाएगा इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना बने और ये टूट जाए तो क्या होएगा, इस कार्बन की वैलेंसी भी कम होएगी और इसकी भी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जा रहा है ना कि कार्बन के पास। सो बैलेंस हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन दे के जा रहा है, तो ये दोनों खुश हो जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन किसके पास चला गया, नाइट्रोजन, और ये पाई बॉन्ड यूज किया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH बॉन्ड। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर हुई तो क्या होएगा, इस कार्बन का जो OH है
और जो फर्स्ट कार्बन का NH ग्रुप है तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट में अब नेक्स्ट हमने एक मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, दैट विल बी C6H5NH2। तो एनालिन रिमूव हो जाएगी। अब जैसे ही हाइड्रोजन जाने लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाउ दिस विल बी अमाइन इंटरमीडिएट, क्योंकि NH डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, CH डबल बॉन्ड NH है। NH का मतलब क्या होता है, I माइन ग्रुप, और क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो दिस इज कीटो, तो इसको हम कंबाइनली बोलेंगे दिस इज अमाइनो कीटोन। अब नेक्स्ट ये यानी कि ये सारी स्टोरी हो गई फर्स्ट मॉलिक्यूल की, जो कि मॉडर्न मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही हाइड्राजोन बना टॉटोमरिज्म हुई, टॉटोमरिज्म होने के साथ में ही एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन गई। उस रिंग स्ट्रक्चर में से क्या रिमूव हो गई, एनालिन, और सेकेंड मॉलिक्यूल को अब हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड हुआ, क्योंकि ये है कीटोनिक ग्रुप तो ऑब्वियसली ये इधर ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्राजोन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, तीसरा मॉलिक्यूल ऐड होएगा और ये आपका बन जाएगा ग्लूकोसाजोन। सो ये थे स्टेप्स। स्टेप 2 में ये हमने कर लिया हुआ, एनालिन और अमाइनो कीटोन बना, एंड फाइनली ये फिनाइल हाइड्राजोन ने ओसाजोन बनाया। नाउ द क्वेश्चन इज, जो सेकंड लिमिटेशन थी पिछली मैकेनिज्म की कि क्यों रिएक्शन यहीं पे रुक गया, यानी कि वाई जो बाकी 4 कार्बन एटम्स हैं हमने उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, तो उसका आंसर आपको इस नीचे पिक्चर में नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि जब सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये जो फिनाइल हाइड्राजोन बन रहा है, इसके अंदर कीलेशन होती है, जिसको चीलेशन भी बोलते हैं, कीलेशन भी बोलते हैं। दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, चीलेट स्ट्रक्चर। और आपको पता है जहां पे भी ये इफेक्ट आता है तो उस स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देता है। स्टेबल करने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है इट इज नाउ स्टेबलाइज्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा कि जैसे हमने फिनाइल हाइड्राजीन ली है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, हमने फिनाइल हाइड्राजीन नहीं, हमने एक इस तरह का नाइट्रोजन कंपाउंड लिया है जहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में आपको नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो इसको हम जनरली कह सकते हैं दैट दिस इज अ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्राजीन। अब जब हम इसको करेंगे, यानी कि लेट से हमने ग्लूकोज में इस मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या होएगा कि ये रिएक्शन सारे कार्बन एटम तक जाएगा, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड NH6H5 है ये हर एक के आगे जाएगा। रीजन भी, जब हम इस मॉलिक्यूल को लेंगे, आई रिपीट, अगर हम ग्लूकोज के साथ फिनाइल हाइड्राजीन की जगह पे ये कंपाउंड को लेते हैं तो उस केस में 6 के 6 कार्बन एटम जो हैं वो अपना हाइड्राजोन बना देंगे। उसका रीजन ये है कि पिछले केस में जहां पे नाइट्रोजन के, इधर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली, जो कि आपकी रिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो कि कीलेट में पार्टिसिपेट कर रहा था। सो अगर हम इस तरह का हाइड्राजीन लेते हैं जो कि कीलेट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, तो उस केस में ये चेन इफेक्ट आगे जाता जाएगा, यानी कि सारे कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे। सो कंपैरिजन ऑफ दिस रिएक्शन विद दिस रिएक्शन क्लियरली इंडिकेट कि अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हो तो वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कीलेट स्ट्रक्चर, और अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो तो उस केस में सारे के सारे कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब ओसाजोन बनता है, जैसे इस केस में भी, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि ओनली C1 एंड C2 आर इन्वॉल्व, तो कॉन्फ़िगरेशन अराउंड दीज कार्बन्स दैट इज डिस्ट्रॉयड। सो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर ये कोई स्टीरियो आइसोमर है तो जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो ऑब्वियसली ये स्टीरियो एक्टिव तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रॉय हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स लें जो डिफर करते हैं ओनली एट कार्बन नंबर 2, तो उनका सेम ओसाजोन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी मैनोज लेते हैं, डी ग्लूकोज लेते हैं, तो क्योंकि ये दोनों एपीमर्स हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल दैट डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स एट पर्टिकुलर कार्बन एटम, और यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर C2 है।
तो चाहे वो मैनोज हो चाहे वो ग्लूकोज हो, दोनों के केस में जो डेरिवेटिव बनता है यानी कि जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी सेम, और वो क्या होएगा, ओसाजोन। सो ये हमने कर ली ओसाजोन फॉर्मेशन। अब हम करते हैं बात रिडक्शन की। अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं, अगेन ये पूरी उसकी चेन स्ट्रक्चर है, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना रही हूँ। ग्लूकोज की रिड्यूस करने के दो वेज हैं, वन इज पार्शियल रिडक्शन, सेकंड इज फुल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन अगर आपने करनी है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करना है, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन होती है इनटू अल्कोहल, then you have to use this reagent nickel hydrogen, or you can use sodium mercury in water। तो इस केस में CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में। अगर आप ये रिएजेंट यूज करते हो HIN रेड फास्फोरस, आपको पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, यानी कि इन्होंने जहां जहां पे चेन में ऑक्सीजन है उस सारे को खत्म कर देना है। अब कार्बन, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, टोटल 6। तो जब इसकी कंप्लीट रिडक्शन होगी तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो होगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब सारी ऑक्सीजन रिमूव हो गई, पर जहां जहां पे भी कार्बन है वहां पे पूरे हाइड्रोजन आ गए, दिस इज अल्केन, और साथ में बनता है 2-आयोडोहेक्सेन। अब आते हैं बात इसकी ऑक्सीडेशन की। अगेन ऑक्सीडेशन में भी दो वेराइटी है। अगर आपने ब्रोमीन के साथ इसको ऑक्सीडाइज किया तो आपके पास बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अगेन बाकी सारी चेन सेम है। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये दोनों उल्टे चलते हैं, यानी कि एल्डिहाइड की रिडक्शन करो तो अल्कोहल, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो तो एसिड बनता है। सो अगर आपने सेकेंड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जैसे कि नाइट्रिक एसिड, तो उस केस में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेंगे जिसको हम कहते हैं ग्लूकारिक एसिड। सो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर में हमने देखा था कि इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और हमें ये कंसेप्ट पता है कि जब एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे के लिए काम करता है। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि दूसरे की क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो अपनी क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन। तो जब आप ग्लूकोज के साथ टॉलरेंस रिएजेंट और या फिर फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज करते हो तो उनकी क्या हो जाती है, रिडक्शन, और ये जो CHO ग्रुप है इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। दस जो ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज है, इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और पर्टिकुलर रिएजेंट्स है जैसे कि टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये इस फॉर्म में है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया हुआ है कि जब आप यूज करते हो टॉलरेंस रिएजेंट तो सिल्वर रिड्यूस हो जाता है, और जब आप यूज करते हो फेलिंग और बेनेडिक्ट सोल्यूशन तो ये कॉपर की रिडक्शन हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट कैटेगरी थी रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट है जी रिएक्शन ड्यू टू एसिटाइलेशन, यानी कि आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करोगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो हमारा ग्लूकोज है उसमें 5 OH ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए एसिटिक एनहाइड्राइड के, 5 मॉलिक्यूल चाहिए, और ये हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट प्लस 5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे एसिटिक एसिड के। सेकेंड इज अगर आप मिथेनॉल यूज कर रहे हो साथ में ड्राई HCl, तो ये क्या बन जाएगा, इसके दो आइसोमर बन जाएंगे अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो यानी कि आप ग्लूकोज के अंदर ऐड कर रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। सो नेक्स्ट इज अदर रिएक्शन। ये हमने जो किए थे, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड, अल्कली एंड फर्मेंटेशन। तो अगर आप एसिड यूज कर रहे हो तो आपको यूज करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। ये है जी इसकी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और एसिड डालोगे, सेकेंड स्टेप में इसको हीट करोगे तो एंड प्रोडक्ट क्या है, लेवोलिनिक एसिड, ये है उसका फॉर्मूला, प्लस फॉर्मिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब ये जो 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बनता है, अगर हम इसको ट्रीट कर दें विद अल्फा नेप्थोल तो क्या, कौन से कलर की मतलब कलरेशन आ जाती है, वायलेट कलर बन जाता है। एंड दिस इज द बेस ऑफ मॉलिश टेस्ट जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं। सेकंड था एक्शन ऑफ अल्कली। तो एक्शन ऑफ अल्कली में क्या है, दो कैटेगरीज हैं। अगर आप डाइल्यूट अल्कली यूज करोगे तो जो डाइल्यूट जो हमारा डेक्सट्रोज है वो क्या बनाएगा,
that will be converted into 1,2-anidiol. सो अगर आप डेक्सट्रोज में डाइल्यूट अल्कली यूज कर रहे हो तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है. अब ये जो इंटरमीडिएट बनता है ना, ये एक मिक्सचर दे देता है. उस मिक्सचर में मैनोज भी है, उस मिक्सचर में फ्रक्टोज भी है, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में. सो ये जो तीनों आइसोमर्स हैं, ये इस इंटरमीडिएट से वापस हम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस आइसोमराइजेशन, क्योंकि अगर आपने डेक्सट्रोज में अल्कली को डाला, दैट इज डाइल्यूट अल्कली, तो वो जो अल्कली इंटरमीडिएट बना रही है वो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट भी हो सकता है, यानी कि मैनोज भी बन सकता है, फ्रक्टोज भी बन सकता है. आप ऑपोजिट साइड पे आ जाओ कि आपने डी फ्रक्टोज लिया, उसमें अल्कली डाल दी, तो ये इंटरमीडिएट बन गया. तो वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज में और मैनोज में. तीसरी ऑप्शन, हमने मैनोज लिया था बीकर में, हमने उसमें अल्कली डाली, अगेन सबसे पहले क्या बना, ये इंटरमीडिएट. तो हमारे पास हमेशा इन तीनों कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बनता है जो तीनों मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है, इसी रीजन के कारण, ओनली बिकॉज ऑफ दिस आइसोमराइजेशन, जो फ्रक्टोज है, चाहे इसमें कोई भी CHO ग्रुप नहीं है. ये देखो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी CHO ग्रुप नजर नहीं आएगा, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है, अगर आप इसमें अल्कली डाल के उसके बाद आप इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालो या आप उसमें फैलिंग सोल्यूशन डालो, तो वो उनको रिड्यूस कर देता है जैसे कि ग्लूकोज करता है. सो रीजन यही है कि जब हम फ्रक्टोज में अल्कली डाल के उसको इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ग्लूकोज भी बन जाता है, और जब आप टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग सोल्यूशन डालोगे तो एक्चुअली तो ये फॉर्म रिएक्ट कर रही है. एंड लास्ट इज फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन के लिए क्या है, आपने डेक्सट्रोज के साथ एक एंजाइम की ट्रीटमेंट की, जाइमेज, जो कि यीस्ट में होता है. तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल जाएगी और पीछे क्या बच जाएगा, इथाइल अल्कोहल. सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लूकोज. डेक्सट्रोज हमने इसकी प्रेपरेशन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज की. रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट ओसाजोन फॉर्मेशन और उसकी दोनों तरह की मैकेनिज्म पढ़ी, फिशर एंड मॉडर्न मैकेनिज्म. देन वी हैव डन रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 के टाइप के रिएक्शन थे. देन वी हैव डन अदर रिएक्शन ऑफ एसिड, अल्कली एंड फर्मेंटेशन.